मोबिलिटी ऑफ पीपल बहुत जरूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंशु, मुझे लगता है इस पर तो हम तीनों के तीनों अग्री करेंगे, चारों के चारों अग्री करेंगे। मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फिर वो कहेंगे भाई हमें भी मोबिलिटी चाहिए। मोबिलिटी किस में चाहिए? हमें एग्रीकल्चर में मोबिलिटी चाहिए, हमको फार्मा में मोबिलिटी चाहिए। फिर आप कैसे टेबल पर बात करेंगे? अलग अलग चैप्टर्स पे बातचीत होती है ना, कि पहले चैप्टर पर चलो आपकी इतनी बात मान ली, आपकी इतनी बात मान ली, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। मुझे ये बताया गया है कि 24 में से लगभग 20 चैप्टर पर तो बात हो गई है, 3 बचते हैं। देखिए, जहां तक बात आती है प्रोफेशनल मोबिलिटी की, तो वहां पर हमारा जो यूथ प्रोफेशनल टैलेंट है उसको ईयू भेजने की बात है, उसको एक इजियर एक्सेस मिले। इससे हमारी जो अभी तक अमेरिका पर डिपेंडेंसी थी और जिस तरह का झटका हमको लगा है रूबिका जी, उससे भी हम उबर पाने में कामयाब हो पाए हैं। और ये लगभग मान्य शर्त है जिसमें कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, विशेषकर जो आईटी सर्विसेज या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनको इजी एक्सेस मिलेगा यूरोप में। और इससे जो है एक अलाइनमेंट भी बेहतर होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इन सदस्य देशों को यदि हम इनको जनसंख्या की लिहाज से देखें तो हमारे इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है रूबिका जी। और वहीं ये बात कर रहे हैं हमारे उन सेंसिटिव एरियाज को खोलने की जिनमें ये अपना गुड्स भेजना चाह रहे हैं। तो ये दो अलग अलग, वही एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली बात हो गई कि सर्विसेज विज़ गुड्स। तो हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे जो ये सेंसिटिव एरियाज हैं इनको हम किसी के लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम यदि इस एक एफटीए के लिए इसको खोल देते हैं तो फिर अमेरिका के साथ वहां पर हमने क्यों मना किया, या हमने यूके के साथ भी जब एफटीए किया तो वहां पर भी हमने अपने इन एरियाज को इंटैक्ट रखा है। तो यहां पर मुझे लगता है कि बातचीत फाइनल हो चुकी है, और हमारे सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी के यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो हमें बड़ा फायदा होने वाला है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार 25 से 30 लाख लोगों के लिए हम मिलते हुए देखेंगे, और एक्सेसिबिलिटी जो है उसमें हम ईज आते हुए देखेंगे रूपिका जी। और जहां तक बात आई यूरोपियन यूनियन के लिए अपना ये सेक्टर खोलने की, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सेक्टर भारत किसी के लिए नहीं खोलेगा। हाँ, ये तो नहीं खोलेगा, लेकिन जो सेक्टर खोल दिए दर्शकों को जरा रोबिंदर मुझे लगता है उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहिए कि लग्जरी कार जो हैं, BMW से लेकर फॉक्सवैगन से लेकर सारी गाड़ियाँ, वो अब यहाँ पर सस्ती मिलेंगी हमको। और उस पर भी मुझे लगता है इस डील में कुछ टैब लगाया गया है कि इतनी बेच सकते हैं और इतनी महंगी होगी तभी बेच सकते हैं। वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहती हूँ। फिर मुझे जानकारी मिली कि यूरोपीय वाइन और विस्की, जिसके ऊपर भारत जो है 100 से 125% का ड्यूटी लगाई जाती थी, वो थोड़ी कम कर दी गई है। तो जो शौकीन लोग हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। वो दीपक जी अच्छा बड़े खुश हो रहे हैं। देखिए, ये जो आप कह रही हैं, गोविंदर साहब पिलाएंगे मुझे वाइन, फ्रेंच वाइन, इनके घर जाऊंगा पीने के लिए। जो महंगी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं वैधानिक चेतावनी दे दूं पहले ही। इसमें यह है कि जो $15,000 से ऊपर की गाड़ियां होंगी उन पे ड्यूटी कम कर दी जाएगी अप टिल 40%, एंड साल की 2 लाख ही गाड़ियां बिक सकेंगी। तो हर सेक्टर में अलग अलग पोर्शन से लिमिट्स भी लगाए गए हैं। तो डेफिनेटली वाइन चैंपियन सस्ता होगा। देखिए, ओवरऑल जो भी चीज यूरोप से भारत में आती है, मशीनरी है, मेडिकल डिवाइसेस है, केमिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं सब सस्ती होंगी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। जहां तक बात रही एग्रीकल्चर की, यस, इसमें एक्चुअली दोनों पार्टीज ने, हमने और यूरोप ने एग्री करा था कि एग्रीकल्चर को मोटा मोटा अलग रखेंगे। और उसका एक अहम कारण यूरोप मान क्यों गया, क्योंकि यूरोप खुद अपने यूरोप के अंदर एग्रीकल्चर को बहुत प्रोटेक्ट और सब्सिडीज देता है। तो अगर वो हमें खोलने को कहता तो उसको अपनी भी खोलनी थी। वो अपनी भी अपने पॉलिटिकल कारण नहीं खोल सकता यूरोप चाहा, तो हम भी नहीं खोलना चाहते, ना खोल सकते हैं। बट कुछ पोर्शंस में एग्री में ओपन होगा। नहीं, अब मैं आसान शब्दों में, देखिए दर्शक मेरे ये कह रहे हैं कि रूबिका जी, वाई मदर ऑफ ऑल डील? ये एफटीए तो इन्होंने, मतलब इन्होंने एज इन हमने, भारत ने ओमान के साथ भी किया है। एफटीए तो न्यूजीलैंड के साथ भी किया है और यूके के साथ भी किया है। इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है रोबिंदर जी? क्योंकि ये जो डील जिस देश के साथ हो रही है, जिस ग्रुप के साथ हो रही है, उसकी जीडीपी है $20 ट्रिलियन। दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है अमेरिका की $30 ट्रिलियन। हाँ। फिर है यूरोप 20 ट्रिलियन, चाइना भी मोटा मोटा 20 ट्रिलियन। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ जब हमारी डील हो रही है तो ऑब्वियसली हमें बड़ी मार्केट मिल रही है, हमें भी अमीर मार्केट मिल रही है, रिच मार्केट मिल रही है हमें, राइट, अपने सामान बेचने की। एंड एट द सेम टाइम इस डील के चलते हमारा जो अपना प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। हम वर्ल्ड क्लास चीजों में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे।
यूरोप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मार्केट है। ये जो हम सब पोटेंशियल है कह रहे हैं, तो पोटेंशियल है ना, यस ये भी होता है। असली में इतना बेनिफिट ना भी आए, बहुत रीजन हो सकते हैं, डिले हो सकती है, बट अगर इसका पूरा बेनिफिट आना है तो हमें अपने देश के अंदर भी आएगा, हमारी अपनी क्वालिटी इंप्रूव होंगी और हम दूसरी मार्केट्स में भी क्वालिटी बेहतर दे पाएंगे। क्विकली ऑन मोबिलिटी, मोबिलिटी में बेसिक फायदा हमारे एक आम आदमी को ये होगा, आपका वीजा आसान जल्दी मिलेगा, आपको मल्टी एंट्री वीजा मिल जाएगा। ये नहीं कि एक बार हर बार आपको सिंगल एंट्री ही देते हैं, मल्टीपल एंट्री वीजा मिल सकेंगे, आपको लंबे ड्यूरेशन के वीजा मिल पाएंगे। आप मांगेंगे आपको 3 महीने का नहीं, वो 1 साल का वीजा देंगे। तो इन सब चीजों के चलते जो प्रोफेशनल्स हैं जो वहां काम करने जाएंगे वर्क वीजा पे होंगे, या जो यहाँ से विजिट जाएंगे बिजनेस वीजा में जाना चाहते हैं या अपना बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, उनके लिए वीजास आसान हो जाएंगे, टाइम कम हो जाएगा। अभी शेंगेन का वीजा एम्बेसडर वोरा कह रहे थे, बट यस शेंगेन का वीजा एक आम आदमी को मेरे जैसे इट टेक्स अराउंड 3 वीक्स या उससे ज्यादा। अब वो वीजास के टाइम स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे पूरे। ओके आप जाएंगे, आपको एक बार विजिट करने जाना है, आपने सिंगल एंट्री का मांगा, उन्होंने आपको दे दिया मल्टी एंट्री का, तो आपको साल भर बाद दोबारा भी अगर यूरोप जाना पड़ा, आपको दोबारा एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा वीजा के लिए। तो ये आसानी होगी आम जनता को ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ जितने भी हमारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ नया कर दें, वो जो हमारी विरासत और परंपरा यानी को आगे रखने वाले आर्टिसंस हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें मैं थोड़ा आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात सही है अंशु कि 6000 यूरोपियन कंपनियां पहले से हमारे यहाँ पर काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में निवेश और डिजिटल इंडिया, इसमें क्या ईयू की भूमिका रह सकती है? निवेश तो पहले भी ईयू का आता रहा है, लेकिन स्टार्टअप में क्या ये मदर ऑफ ऑल डील हमारे लिए मददगार साबित होगी? क्योंकि हम तो डेटा सिक्योर देश की बात कर रहे हैं कि हमें दीजिए भाई ये टैग चाहिए हमको, कि हम डेटा सिक्योर देशों में से एक है, ईयू देगा? देखिए डिजिटाइजेशन को यदि हम फिर अपने स्टार्टअप से जोड़ें और इनोवेशन से जोड़ें तो वो यहाँ पर फिर विकसित भारत 2047 भी मुझे साकार होता हुआ दिखाई पड़ता है। 1,65,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं रूबिका जी जो इस वक्त भारत में काम कर रहे हैं और इन स्टार्टअप से जुड़े हुए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि विश्व की जो कुल युवा आबादी है उसका 20 से 22% जो युवा आबादी का है वो इस वक्त भारत में है। तो जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से, को मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, यूएस पे हमारी डिपेंडेंस किस तरह से कम होगी यदि हम मोबिलिटी की दृष्टि से देखते हैं, सर्विसेज की दृष्टि से देखते हैं, तो यहां पर जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट होते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी हम यूरोप के मार्केट में एंट्री होते हुए देखेंगे। और रविंदर जी बता रहे थे कि अब जिस तरह से वीजा या वहां पर जाने या वहां काम करने में इस एफटीए के बाद एक ईज क्रिएट होगी, तो वो एक ईज ऑफ बिजनेस भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मिलती हुई दिखाई देगी। यहां से आपको एक और टेंजेंट पर मैं ले चलना चाहती हूं और वो टेंजेंट डिफेंस अग्रीमेंट की है जो ईयू और भारत के बीच में होने जा रहा है इस एफटीए के साथ साथ। और यहां हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जब हम इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात करते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में, तो को डेवलपमेंट और को मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की बात आ रही है मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और हार्डवेयर को लेकर, और इसमें हमारी जो इंडियन फर्म्स हैं उनकी एंट्री की बात है क्लॉज में। और यहां फिर हमारे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईयू का जो सेफ प्रोग्राम है, सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, इसमें अब हमारे जो फर्म्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें फिर 150 बिलियन यूरो का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है जिससे कि इनको जोड़ दिया जाएगा। व्हाट इज दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन? ये जीआई टैग क्या है, मुझे ये समझना है। जी कुछ बोल रहे हैं दीपक जी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ, अरे वाह, इतना कहना चाहता था। सॉरी, आपने मुझसे आप बोलिए। जीआई टैग होता है कि जहां से वो सोर्सिंग हुई है, लोकेशन कहां से है वो प्रोडक्ट। हाँ, तो ये इससे क्या मदद मिलेगी? एक तरह से जी स्टैंडर्ड है ना, ऑथेंटिकेशन है कि आप कहेंगे ये बासमती चावल यहाँ का है, वो जीआई टैग है कि बासमती चावल मध्य प्रदेश का ही है, मानिए फॉर एग्जांपल, या कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसे स्पाइसेस हैं आपकी, तो सबकी जो और ये देखिए इनपुट्स आने लगे हैं। उर्सुला जो हैं ईयू की अध्यक्षा, वो पहुंची हैं महात्मा गांधी की समाधि पर, और आज ये जो बड़ी डील होने वाली है, इस ऐतिहासिक डील के ऐलान से पहले विश्व को शांति की राह दिखाने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर आपको दोनों
यानी यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने रीत रखा है महात्मा गांधी की समाधि पर, और इस वक्त मुझे यकीन है ये 2 मिनट का मौन जो रखा जा रहा है वो इस बात को संकेतित कर रहा है, या इस बात को और ज्यादा पुरजोर तरीके से रख रहा है कि इस देश में शांति की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके के इस वक्त हालात बने हुए हैं, चाहे वो अमेरिका के लिहाज से हो, चीन के लिहाज से हो, वहां रशिया के लिहाज से हो, डायनामिक्स लगातार बदल रहे हैं। जो कभी सेंटर में रहा करता था अब शायद वो सेंटर में नहीं है, और इसीलिए उसके पेरिफेरी पर आप देखिए हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईयू और भारत का ये समझौता, ये मदर ऑफ ऑल डील भी उस तरफ इशारा कर रहा है। ईयू के साथ मेगा डील से पहले पीएम मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया, और वो ये बयान इस तरफ संकेत दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि संघ और भारत के बीच ये बड़ा समझौता है, इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता समझिए। इस समझौते से भारत और यूरोप की जनता बहुत सारे अवसर प्राप्त करने वाली है, और दुनिया की 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये साझेदारी का आदर्श उदाहरण बनेगा। दुनिया की जितनी जो जीडीपी है उसका लगभग 20-25%, 1/4 हिस्सा यहां से आता है। इनकी कुल जीडीपी करीब $20 ट्रिलियन है, आबादी 45 करोड़, और इसीलिए जो जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आ रहा है उस बदलाव के बीच ये दोस्ती संकेत दे रही है कि कैसे अब भारत इन सारे मुद्दों में छोटा मुल्क नहीं, बड़े मुल्क के तौर पर उस भूमिका में दिखाई देने वाला है। ये तस्वीरें आपको दिख रही है, देखिए 11:10 पर ये जो तस्वीरें, ये जानकारी दी जा रही थी कि राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है, और उसके बाद 1:15 पर एक साझा बयान आने वाला है। हैदराबाद हाउस में ही ये बड़ी डील्स होती है, और वहीं पर ये जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि हम किन किन मुद्दों पर सहमति बना चुके हैं, और हम दोनों की पार्टनरशिप क्यों मजबूत है, और इसमें क्या क्या ऐतिहासिक तौर पर रोल प्ले करने वाले हैं अलग अलग मुद्दे। फिर 3 बजे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का संबोधन होने वाला है, और यह संबोधन होगा भारत मंडपम में। फिर 4:30 बजे के आसपास उपराष्ट्रपति से भेंट होने वाली है। फिर 6 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, और फिर 9:30 बजे उर्सुला वॉन डेर जो है वो दिल्ली से रवाना हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कुल व्यापार जो 2025 में लगभग $136 अरब का था, अब उसमें बढ़ोतरी होगी। राजघाट पहुंचकर ईयू की अध्यक्ष ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद विजिटर्स बुक में देखिए अपनी बातें लिखी हैं।